गाजा में हमास से, लेबनान में हिजबुल्लाह से, यमन में हूथी विद्रोहियों से, सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया से, इराक में ईरान समर्थित फोर्स से, बहरीन के मिलिशिया संगठन से, और अब नंबर 7 तुर्की से। इजराइल के पहले 6 फ्रंट एक्टिव थे, अब 7वां फ्रंट तुर्की भी खुलने जा रहा है। तुर्की ने ऐलानिया तौर पर इजराइल को दुश्मन देश मान लिया है। राष्ट्रपति एर्दोआन ने पहले इजराइल में घुसकर मारने की धमकी दी, फिर उनके मंत्री ने इजराइल को तबाह करने की धमकी दी, और अब खबर है कि तुर्की ने इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के एक अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। इजरायली राष्ट्रपति अजरबैजान की राजधानी बाकू में चल रहे COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन में जाने के लिए तुर्की के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन तुर्की ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। तुर्की इजराइल दुश्मनी की दरार पिछले साल जब इजराइल गाजा में घुसा उसी वक्त से चौड़ी होनी शुरू हो गई थी, जिसका हासिल अब नजर आ रहा है। इजराइल के राष्ट्रपति का सुरक्षा कारणों से बाकू जाना रद्द किया जा चुका है, लेकिन तुर्की के इस स्टैंड ने इजराइल को तुर्की को लेकर गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल है कि आखिर अचानक तुर्की को इजराइल से डर क्यों लगने लगा है? क्यों अपने आसमान से नहीं गुजरने दिया इजराइल के राष्ट्रपति का विमान? कल तक तुर्की गाजा में इजराइल के हमलों को लेकर विरोध कर रहा था और साथ ही इजराइल को तेल की सप्लाई कर रहा था। तब अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुर्की ने इजराइल से सीधा पंगा ले लिया? तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताय्यप एर्दोआन ने सऊदी अरब और अजरबैजान के दौरे के दौरान इजराइल से संबंध खत्म करने का ऐलान किया। एर्दोआन ने कहा, मेरे नेतृत्व में तुर्की गणराज्य की सरकार इजराइल के साथ किसी भी तरह का संबंध जारी नहीं रखेगी और हम अपने इस रुख पर आगे भी कायम रहेंगे। तुर्की और इजराइल के संबंध मुश्किलों से भरे रहे हैं। तुर्की दुनिया का पहला मुस्लिम बहुल देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। सवाल फिर वही, तो अचानक क्यों तुर्की ने इजराइल से अपने संबंध खत्म कर लिए? एर्दोआन के दिमाग में क्या चल रहा है? समझने के लिए आपको रियाद से आई ये तस्वीरें देखनी होंगी। रियाद में आयोजित इस सम्मेलन का नाम अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन दिया गया था। रियाद में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ गाजा और लेबनान में चल रहे इजरायली हमले पर ही चर्चा हुई, और इस शिखर सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन भी हिस्सा लेने पहुंचे थे। सुनिए सम्मेलन के बाद इजराइल को लेकर क्या बयान दिया गया। دول العالم لمراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال وعدم تطبيع علاقاتها معها أمام عدم التزامها بالقانون الدولي وارتكاب الإبادة الجماعية واستهداف وكالة الأونروا في فلسطين. अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इजराइल के हमलों को नरसंहार करार दिया। جدد المملكة ديانتها ورفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وراح ضحاياها أكثر من 150 ألف من الشهداء والمصابين والمفقودين، معظمهم من النساء والأطفال. ونؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنها تقويض جهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة. पूरी दुनिया को मालूम है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है।
इसलिए एर्दोआन अपने इलाके के देशों से रिश्ते गहरा रखना चाहते थे। उनके इस प्लान में इजराइल भी शामिल था। सितंबर में ही एर्दोआन ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी और उन्हें अंकारा आने का न्योता भी दिया था। एर्दोआन चाहते थे कि वो इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ बने, न कि इजराइल को नाराज करें। एर्दोआन ने ऐसी ही कोशिश यूक्रेन और रूस के बीच ग्रीन कॉरिडोर डिप्लोमेसी के रूप में की थी और उन्हें कामयाबी भी मिली थी। लेकिन अचानक से एर्दोआन के बोल बदलने लगे। İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistin varlığını yok etmek ve nihayetinde ilhak etmektir. Adım adım buraya doğru bir gidiş söz konusudur. Bir yandan acil ateşkes sağlanmasına odaklanırken, diğer yandan Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda acil çözüm yolları bulmamız şarttır. नेतन्याहू और एर्दोआन के बीच तनातनी तो बहुत दिनों से चल रही थी और अब बात आर पार की जंग तक पहुंच गई है। तुर्की नेटो का मेंबर है और नेटो पर हमला करने का मतलब क्या होता है ये पूरी दुनिया जानती है। लिहाजा मामला बेहद बुरा फंस चुका है।